जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस आईसीएस। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से बिहार पुलिस सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में। हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 तक कर चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को करने वाले हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। और ये जो एग्ज़ाम हम लोग का जो कितना दिन बच रहा है, लगभग 1 महीना का समय बच रहा है। उस टाइम जाते जाते हम लोग का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। आइए हम लोग क्या चीज़ पहला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन क्या चीज़ है कि भारत में वित्तीय वर्ष डैश होता है दोस्तों। जो भारत का जो वित्तीय वर्ष कहलाता है दोस्तों, वो क्या कब से कब तक कहलाता है ये पूछ रहा। तो कब से कब तक कहलाता है, याद रखिएगा कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक कहलाता है दोस्तों कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की जो तारीख होता है दोस्तों कि 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च अगले साल के जो डेट कहलाता है वो क्या चीज कहलाता है, वित्तीय वर्ष कहलाता है। वित्तीय वर्ष, वार्षिक वित्तीय वर्ष दोस्तों, जिसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, बजट भी बोलते हैं। क्या चीज, बजट भी बोलते हैं दोस्तों। और जो वित्तीय वर्ष जो कहलाता है, वार्षिक वित्तीय वर्ष, ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल किस में दोस्तों, तो याद रखिएगा कि जो वार्षिक वित्तीय वर्ष की चर्चा है, जो वार्षिक वित्तीय वर्ष की चर्चा है केंद्र में दोस्तों, क्या चीज, केंद्र में जो चर्चा है वो किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में क्या चीज है, वार्षिक वित्तीय वर्ष की चर्चा की गई है दोस्तों। कहाँ, केंद्र में। अगर राज्य में पूछ दे, राज्य में वार्षिक वित्तीय वर्ष पूछ दे तब दोस्तों, अगर राज्य में पूछ दे तो राज्य में अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 202। आर्टिकल 202 में राज्य का वार्षिक वित्तीय वर्ष की चर्चा की गई है और आर्टिकल 112 में केंद्र का वार्षिक वित्तीय वर्ष की चर्चा की गई है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, भारत में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की गई है दोस्तों। जो भारत में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी है वो किस वर्ष की गई थी, तो याद रखिएगा जो पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी हुई थी वो कहाँ हुई थी, भारत में ही हुई थी दोस्तों। कब हुई थी पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी, याद रखिएगा पहली बार कब हुई थी, तो 1951 में। 1951 में दोस्तों, 1951 में। और पहली बार ही जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो भारत में ही हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, तो अपना देश भारत में ही हुआ था। भारत के कहाँ हुआ था, भारत में किस स्टेट में, तो नई दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा। दूसरी बार भारत में बोले तब दोस्तों, दूसरी बार, अगर ये तो पहली बार हो गया, पहली बार भारत में कब हुआ था, 1951 में। दूसरी बार अगर पूछे तो 1982 में। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो दूसरी बार भारत में कब हुआ था, 1982 में। पहली बार कब हुआ, 1951 में। अब याद रखिएगा इसमें जो क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़्यादातर पूछेगा भी, तो क्या चीज़ पूछ सकता है दोस्तों कि जो एशियाई खेलों की मेजबानी जो 2022 में की गई है, कब, 2022 की जो मेजबानी की गई है दोस्तों वो कहाँ की गई है, 2022 की मेजबानी, सॉरी क्या चीज, 2022 की मेजबानी जो कहाँ की गई है, तो चीन के द्वारा की गई है। किसके द्वारा, तो चीन में हुआ था 2022 वाला एशियाई खेल। कहाँ हुआ था, चीन में। और जो 2026 में होने वाला, कहाँ, कब, 2026 में होने वाला वो कहाँ होने वाला है, तो जापान में। याद रखिएगा कहाँ, जापान का एक शहर है दोस्तों, कहाँ, नागोवा में होने वाला। जापान का एक शहर कहाँ, नागोवा में होने वाला क्या चीज, एशियाई खेल का आयोजन। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, बृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है। जो बृहद कथा कोश जो पुस्तक है दोस्तों, उनके लेखक कौन है, तो उनके बृहद जो कथा पुस्तक है इनके लेखक कौन थे, तो हरि सेन थे। याद रखिएगा। जो बृहद कथा कोश के पुस्तक के लेखक कौन थे, हरि सेन। और हरि सेन द्वारा ही दोस्तों हम लोग बहुत बार पढ़े हैं क्या चीज, कि हरि सेन द्वारा ही क्या चीज, इलाहाबाद प्रशस्ति या बोले प्रयाग प्रशस्ति, क्या चीज, प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो
हरिसेन दोस्तों। और हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो किसके? समुद्रगुप्त के। याद रखिएगा दोस्तों, किसके? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे दोस्तों। कौन? हरिसेन। और हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। और समुद्रगुप्त को भारत का क्या चीज बोला जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। याद रखिएगा, हरिसेन द्वारा लिखी गई पुस्तक पर्याप्त प्रशस्ति और बृहद कथा कोश। और याद रखिएगा दंडी के द्वारा दोस्तों, जो दंडी जी हैं इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक, एक फेमस पुस्तक है 10 कुमार चरित्र दोस्तों। ये पूछा गया क्वेश्चन है, क्या चीज? 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र दोस्तों। 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र है जो दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो दंडी के द्वारा। याद रखिएगा, दंडी के द्वारा क्या चीज लिखा है? 10 कुमार चरित्र लिखा गया। भवभूति दोस्तों, जो आप लोग भी जानते होंगे, उत्तर, याद रखिएगा, भवभूति द्वारा क्या चीज लिखा गया दोस्तों? उत्तर रामचरित्र। याद रखिएगा, उत्तर रामचरित्र दोस्तों। उत्तर रामचरित्र किसके द्वारा लिखा गया? उत्तर रामचरित्र। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो उत्तर रामचरित्र, सॉरी दोस्तों, चरित्र। उत्तर रामचरित्र किसके द्वारा लिखा गया? तो भवभूति के द्वारा लिखा गया। हरिसेन द्वारा पर्याप्त प्रशस्ति और बृहद कथा कोश, दंडी द्वारा 10 कुमार चरित्र। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? जो भारत में है दोस्तों, नागरिकता के अधिकार को विनियमित, तो सिंपल याद रखिएगा दोस्तों, नागरिकता संबंधी जो भी कानून बनता है वो कहाँ बनेगा? चाहे नागरिकता किस प्रकार हम लोग कितना प्रकार से पा सकते हैं, कितना प्रकार से खो सकते हैं, ये कहाँ बनेगा दोस्तों? तो संसद में। याद रखिएगा, तो विनियमित करने की शक्ति कहाँ है दोस्तों? किसको है? तो संसद को है दोस्तों। और किसकी देखरेख में? तो गृह मंत्रालय के देखरेख में। याद रखिएगा, गृह मंत्रालय के देखरेख में होती है। याद रखिएगा, और जो नागरिकता पर जो कानून बनाया जाता है किसके द्वारा? संसद द्वारा। ये किस आर्टिकल में है दोस्तों? नागरिकता पर कानून। याद रखिएगा, क्या चीज? नागरिकता पर कानून। नागरिकता पर कानून कौन बनाता? तो संसद बनाता। और ये जो बात लिखा गया कि नागरिकता पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। और ये जो संसद बनाएगा, ये बात लिखा गया किस आर्टिकल में दोस्तों? तो आर्टिकल 11 में। आर्टिकल 11 में लिखा गया है, अनुच्छेद 11 में लिखा गया है कि नागरिकता पर कानून कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा। किसकी देखरेख में? गृह मंत्रालय के देखरेख में। नागरिकता भारत में कैसी नागरिकता दोस्तों? याद रखिएगा कि भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता है किसके समान? भारत में एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया दोस्तों? एकल नागरिकता का प्रावधान, चाहे नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से? ब्रिटेन के समान। याद रखिएगा, कहाँ से? तो ब्रिटेन के समान भारत में कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। नागरिकता का चर्चा भाग कितना में है दोस्तों? भाग कितना में है? तो भाग 2 में किया गया। अनुच्छेद कितना से कितना तक है? अनुच्छेद कितना से कितना तक है? 5 से 11 तक में नागरिकता की चर्चा की गई है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछ रहा है कि जो पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? 4 कथन दिए गए हैं। ये चारों कथन में से क्या चीज? कौन सा कथन सही? सही कथन को हम लोग को चुनना है। तो याद पढ़िए, क्या चीज? पहला कथन क्या चीज बोल रहा है? सभी पंचवर्षीय योजना के विकास की दर समान थी। नहीं, क्या चीज दोस्तों? कि सभी पंचवर्षीय योजना के विकास एक समान हुआ था? नहीं, ये कैसे? अलग अलग हुआ था। तो पहला क्या चीज हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या चीज? विकास दर समान थी। समान नहीं थी दोस्तों, कैसी थी? असमान थी। कैसी? असमान थी। दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा कथन क्या चाहिए? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई है दोस्तों। ये कथन सही है। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो 1951 में शुरू की गई। कथन थर्ड को पढ़ते हैं। कथन थर्ड क्या चाहिए दोस्तों? राष्ट्रपति योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता।
हम लोग क्या पढ़े हैं दोस्तों, योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होता है, जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता था दोस्तों। कौन, प्रधानमंत्री जी होते थे। कौन, प्रधानमंत्री, ना कि राष्ट्रपति होते थे। ये भी कथन गलत है दोस्तों। अब चौथा कथन क्या चीज है, योजना आयोग का गठन 1951 में किया गया। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 1951 में नहीं। योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, तो याद रखिएगा 15 मार्च, याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते थे वो कौन होते थे, तो प्रधानमंत्री होते थे। अच्छा ये बताइएगा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950 को। ये योजना आयोग, अब तो पंचवर्षीय योजना का सिलसिला जो था जो खत्म हो गया, और ये समाप्त कब हुआ दोस्तों, योजना आयोग का समाप्ति कब हुआ, तो याद रखिएगा कब, 2014 में। याद रखिएगा अगस्त 2014 को इसे समाप्त कर दिया गया, याद रखिएगा। और इनके जगह, योजना आयोग के जगह क्या चीज लाया गया, तो नीति आयोग लाया गया दोस्तों। क्या चीज लाया गया, नीति आयोग लाया गया, नीति आयोग लाया गया। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो कब, 1 जनवरी कब, 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष को किसे चुना जाता, कौन रहता है, जो उस समय जो प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है दोस्तों। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम देखना, तो पूर्वी घाट, याद रखिएगा क्या चीज, अनाईमुडी दोस्तों। याद रखिएगा क्या चीज, अनाईमुडी। ये कहाँ की है दोस्तों, तो ये कहाँ की है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की, तो वेस्टर्न घाट की। कहाँ की दोस्तों, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा दोस्तों। ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वतमाला, ये पश्चिमी घाट में नहीं, ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, सिक्किम में पड़ता, ये सिक्किम में पड़ता। लेकिन याद रखिएगा कंचनजंगा का एक बात क्या चीज, विश्व का तीसरा सबसे ऊंची चोटी पूछे, तीसरा सबसे ऊंची चोटी पूछे तो क्या चीज मारिएगा, कंचनजंगा, याद रखिएगा। और कंचनजंगा है कहाँ, तो सिक्किम में। खासी दोस्तों, खासी अगर पूछे, खासी कहाँ, तो गारो खासी जयंतिया, ये कहाँ है दोस्तों, मेघालय में। कहाँ है, मेघालय में। देवगिरी महेंद्रगिरी दोस्तों, ये कहाँ, उड़ीसा में। कहाँ है, वो ओडिशा में दोस्तों। और यही ओडिशा में जो महेंद्रगिरी है, ये क्या चीज, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, महेंद्रगिरी है, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ देखिएगा कि विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है दोस्तों, कंचनजंगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा चोटी अगर पूछे तो क्या चीज हो जाएगा, तो ये तो सबको जानते होंगे कौन है, विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट। और दूसरा अगर सबसे पूछे, ये तो तीसरा हो गया, पहला क्या हो गया दोस्तों, माउंट एवरेस्ट, दूसरा K2, याद रखिएगा। विश्व का दूसरा सबसे ऊंची चोटी तो कौन, K2। और विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी तो कौन हो जाएगा दोस्तों, कंचनजंगा हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो जो चोल साम्राज्य के दौरान जो ब्राह्मणों को दिया जाता था उस समय जो भूमि दोस्तों, वो उसे कौन सा शब्द में बोला जाता था, दी गई भूमि के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था, याद रखिएगा। तो जो चोल साम्राज्य के समय जो ब्राह्मणों को दी गई भूमि दिया जाता था उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था दोस्तों, तो याद रखिएगा ब्रह्मादेव, याद रखिएगा ब्रह्मादेव कहलाता था दोस्तों, ब्रह्मादेव कहलाता था। और वेलन वगाई किसके लिए प्रयोग किया जाता था दोस्तों, तो गैर ब्राह्मणों के लिए, याद रखिएगा गैर ब्राह्मणों के लिए दोस्तों, गैर ब्राह्मणों के लिए, जो गैर ब्राह्मणों को दी गई भूमि,
जैसे हम यहाँ क्या चाहिए दोस्तों, ब्राह्मण को दिया गया भूमि को क्या चाहिए बोलते हैं, ब्राह्मदे। और वेलन वगाई किसको बोलते हैं दोस्तों, तो गैर ब्राह्मण को, मतलब जो ब्राह्मण के छोड़ा करके जो किसान होते थे उन्हें जो भूमि दिया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था, वेलन वगाई कहा जाता था, याद रखिएगा। और तिरुन मटक्कनी जो है इसी को क्या चीज बोलते हैं दोस्तों, इसी को देवदान भी बोला जाता है, याद रखिएगा। क्या चीज, साला भोग, साला भोग याद रखिएगा दोस्तों, साला भोग। ऐसे ही क्या चीज, देवदान, क्या चीज, देवदान। और देवदान किस लिए उपयोग किया जाता था दोस्तों, जो देवदान जो शब्द है ये किस लिए उपयोग किया जाता था, तो याद रखिएगा जो मंदिर के लिए दान दिया जाने वाला भूमि, मंदिर के लिए जो दान दिया जाता था दोस्तों, जो मंदिर के लिए जो दान दिया जाता था भूमि चोल साम्राज्य के दौरान, वो भूमि क्या चीज कहलाता था, तो देव दान कहलाता था। गैर ब्राह्मणों को क्या चीज कहलाता था, वेलन वगाई। और ब्रह्मा देव की क्या चीज कहते थे दोस्तों, जो ब्राह्मण को दिए जाने वाला भूमि को कहते थे। और साला भोग क्या चीज कहलाता था, साला भोग। तो ऐसे याद रखिएगा, पाठशाला यानी विद्यालय के लिए दी जाने वाली भूमि दोस्तों, क्या चीज, विद्यालय के लिए दी जाने वाली भूमि, विद्यालय के लिए दी जाने वाली भूमि को क्या चीज बोलते हैं, साला भोग कहलाता है। एक और याद रखिएगा दोस्तों, पल्ली चंदम, याद रखिएगा क्या चीज, पल्ली चंदम, पल्ली चंदम है जो दोस्तों, पल्ली चंदम है वो क्या चीज, जैन संस्थाओं में दिया जाता था, जैन संस्थान में क्या चीज, दान में दिया जाने वाले भूमि को क्या चीज कहते थे, पल्ली चंदम बोलते थे। साला भोग विद्यालय के लिए, ब्राह्मणों को दी जाने वाली, वेलन वगाई किसको, तो गैर ब्राह्मण को, इसी को क्या चीज, तिरुन मटकनी को ही क्या चीज, देवदान बोला जाता था दोस्तों। ये मंदिर के लिए दी जाने वाली भूमि थी, याद रखिएगा, देवदान। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, किस भाषा को पूर्व का इतावली कहा जाता, तो पूर्व का इतावली किसे कहा जाता, किस भाषा को कहा जाता, तो याद रखिएगा तेलुगु भाषा को क्या चीज बोला जाता, पूर्व का इतावली बोला जाता है, याद रखिएगा। अब भारत में सबसे ज्यादा जाने वाली भाषा कौन सी है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सा है दोस्तों, तो कौन सा, हिंदी है दोस्तों, क्या चीज, हिंदी। और दूसरा नंबर पर याद रखिएगा, दूसरा पर सबसे ज्यादा के बाद दूसरा नंबर पर कौन है दोस्तों, दूसरा नंबर पर कौन है, तो याद रखिएगा बंगाली। कहाँ, क्या चीज दोस्तों, बंगाली दोस्तों, बंगाली ही दूसरा सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। ऐसे पूर्व का इतावली किसे कहा जाता है, तो तेलुगु भाषा को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, निम्न में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था, तो हम लोग पढ़े हैं दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग पढ़े भी हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336 ईस्वी में दोस्तों। क्या हुई थी, 1336 ईस्वी में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, हरियर एवं बुक्का के द्वारा। किसके द्वारा, हरियर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी दोस्तों। और इसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों, याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो राजधानी कहाँ थी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की, तो याद रखिएगा हम्पी। और ये किस नदी के किनारे स्थित था दोस्तों, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। 4 पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई, 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का ने इसकी स्थापना की। इसकी राजधानी कहाँ थी, हम्पी। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे, याद रखिएगा। और याद रखिएगा इसमें कितने वंश थे दोस्तों, तो कितने वंश थे, 4 वंश थे दोस्तों। ये 4 वंश में से सबसे क्या चीज पूछ रहा, सबसे अंतिम वंश,
तो याद रखिएगा पहला नंबर पर कौन था, संगम वंश, दूसरा पर सुलभ वंश, तीसरा पर तुलुभ वंश, संगम सलुभ और तीसरा पर तुलुभ और चौथा पर अराविडु वंश। याद रखिएगा अराविडु वंश क्या चीज, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन था, तो अराविडु वंश था दोस्तों। और हम लोग देख सकते हैं इसमें अराविडु विजयनगर साम्राज्य में कि इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था दोस्तों, कौन, कृष्णदेवराय। और ये क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य का एक प्रतापी शासक कौन था, कृष्णदेवराय। ये किस वंश का था, तो किस वंश का था कृष्णदेवराय, तो किस वंश का, तुलुभ वंश का। याद रखिएगा कृष्णदेव राय दोस्तों, कृष्णदेव राय दोस्तों। कृष्णदेव जो राय हैं वो किस वंश के थे, तो किस वंश के, तुलुभ वंश के थे रहने वाले दोस्तों। और इन्हीं के जो काल है दोस्तों, ये तेलुगु साहित्य का क्या चीज, गोल्डन पीरियड बोला जाता है दोस्तों। साहित्य क्या चीज, गोल्डन पीरियड, तेलुगु साहित्य का गोल्डन पीरियड बोला जाता है। इन्हीं के काल में क्लासिक युग बोला जाता है। याद रखिएगा तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग बोला जाता है। किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल को, कृष्णदेव राय के शासनकाल को। याद रखिएगा तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। और हम लोग इसमें जान सकते हैं दोस्तों कृष्णदेव राय के समय में ही एक पुर्तगाली यात्री आया था, कौन, डोमिंगो पायस। इससे क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा क्या चीज, उससे पहले समझिएगा इनके ही दरबार में कची अष्ट दिग्गज रहते थे दोस्तों। अष्ट दिग्गज किनके काल में रहते थे, किसके शासनकाल में, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में। और याद रखिएगा कि डोमिंगो पायस क्या चीज, जो डोमिंगो पायस है दोस्तों, डोमिंगो पायस है, ये किसके शासनकाल में आए थे, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में। क्वेश्चन ऐसे बनता है दोस्तों कि जो डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे, वो डोमिंगो पायस कहाँ के यात्री थे, तो कहाँ के, पुर्तगाली यात्री थे दोस्तों। कहाँ के, पुर्तगाल से आने वाले यात्री थे, कौन, डोमिंगो पायस। याद रखिएगा इतना पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण किया गया। जो भारतीय रिजर्व बैंक है दोस्तों, आरबीआई, हम लोग कितना बार पढ़े हैं दोस्तों कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो कब, 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या चीज पूछ रहा कि बैंक की पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, क्या चीज पूछ रहा, तो राष्ट्रीयकरण पूछ रहा दोस्तों। तो राष्ट्रीयकरण पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, और इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास आ गया था दोस्तों। तो ये कब हुआ था, तो 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का दोस्तों आरबीआई, इसका जो पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों, तो कब, 1949 में किया गया था। कब किया गया था, 1949 में। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। ये तो सबको जानते हैं दोस्तों कि 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और हम लोग को इसमें क्या चीज याद रखना है कि वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ, तो मुंबई में दोस्तों। याद रखिएगा क्या चीज, इसका जो आरबीआई का जो मुख्यालय दोस्तों वो कहाँ है, तो मुंबई में। याद रखिएगा मुंबई में इसका मुख्यालय दोस्तों। और इसमें हम लोग क्या चीज याद रख सकते हैं, जो वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों, वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभी, तो संजय मल्होत्रा। कौन, संजय मल्होत्रा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो संजय मल्होत्रा हैं दोस्तों। याद रखिएगा संजय मल्होत्रा वर्तमान में क्या चीज, आरबीआई के अध्यक्ष के रूप में है दोस्तों। और जब अध्यक्ष कब आता है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन और बनता है, जब आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, उस समय अध्यक्ष कौन था, दोस्तों, जब पहला अध्यक्ष पूछे जो क्या चाहिए कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, संजय मल्होत्रा। और पहला अध्यक्ष पूछे दोस्तों, पहला अध्यक्ष अगर पूछ दे तो पहला अध्यक्ष क्या चीज हो जाएगा, याद रखिएगा, ओसबोर्न स्मिथ। क्या हो जाएगा, ओसबोर्न स्मिथ दोस्तों, ओसबोर्न स्मिथ।
ओसबोर्न स्मिथ को क्या चीज पहला अध्यक्ष चुना गया था। कब चुना गया था दोस्तों? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय मल्होत्रा। पहला अध्यक्ष कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। और एक क्वेश्चन और बनता है इससे क्या चीज कि जो आरबीआई की स्थापना हुई थी ये किस कमेटी के द्वारा हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा किस कमेटी के द्वारा हुआ था? हिल्टन कमेटी। हिल्टन कमेटी के द्वारा। हिल्टन कमेटी के द्वारा। हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर इसका स्थापना हुआ था। इसका स्थापना हुआ था किस कमेटी पर दोस्तों? हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। इसका पूर्णतः राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 को। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? संजय मल्होत्रा है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किस राजवंश के काल में हुआ था दोस्तों? तो याद रखिए जो महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण हुआ था दोस्तों वो किसने करवाया था? तो याद रखिएगा पल्लव वंश के शासक थे। कौन? नरसिंह वर्मन फर्स्ट और नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये दोनों ने मिल करके दोस्तों रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। जो महाबलीपुरम के मंदिर में 7 रथ मंदिर है उनका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और उनमें जो शोर मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ये दोनों ने मिल करके। और किस वंश के शासक थे दोस्तों? तो पल्लव राजवंश के शासक थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन? ये सिंपल याद रखिएगा दोस्तों। ये का चीज? समान कार्य के लिए समान वेतन। एक पूछा गया क्वेश्चन है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 39 के डी में। कभी कभी केवल 39 भी देगा तो याद रखिएगा। अगर केवल 39 भी रहे तो क्या चीज मारिएगा? 39। समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 39 के डी में। और ये जो आर्टिकल 39 के डी आता है ये क्या चीज में आता है दोस्तों? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य का नीति निर्देशक तत्व में आ जाता है दोस्तों। राज्य का नीति निर्देशक तत्व में आ जाता है। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व की चर्चा दोस्तों भाग कितना में है? भाग 4 में है दोस्तों। भाग 4 में है। अनुच्छेद कितना से कितना तक है इसकी चर्चा? तो कितना? 36 से 51 तक में दोस्तों। कितना से कितना तक? 36 से 51 तक में राज्य का नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई दोस्तों। यह किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से दोस्तों। कभी कभी आयरलैंड ना लिख करके आयरिश लिखेगा दोस्तों तो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? निम्न में से किन वर्षों को स्वतंत्र भारत में योजना अवकाश माना जाता है दोस्तों? तो योजना अवकाश याद रखिएगा दोस्तों। जो पंचवर्षीय योजना चल रहा था उसी में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ही योजना अवकाश आया था वो कब आया था दोस्तों? 1966 से 1969 तक में। याद रखिएगा योजना अवकाश जो था दोस्तों ये कब से कब था? कब से कब तक? 1966 से 1969 तक में। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? नेहरू ट्रॉफी वोट रेस नौका दौड़ की मेजबानी कौन सा राज्य करता है दोस्तों? ये नौका दौड़ है दोस्तों। क्या चीज? नेहरू ट्रॉफी वोट रेस। ये कहाँ होता है? तो केरल राज्य में होता है। कहाँ होता है? तो केरल राज्य में होता है दोस्तों। याद रखिएगा। और इसे ही जो नेहरू ट्रॉफी जो वोट रेस है दोस्तों इसे ही और एक अन्य नाम से जाना जाता है। इसे क्या चीज बोलते हैं दोस्तों? वल्लम कल्ली के नाम से जाना जाता है। क्या चीज? वल्लम कल्ली के नाम से जाना जाता है। वल्लम कल्ली के नाम से जाना जाता है नेहरू ट्रॉफी वोट रेस को ही। क्या चीज के नाम से जाना जाता है? तो
तो क्या चीज वल्लभ कली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन चलता है दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा जो बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों ये किसके द्वारा बनाया गया? राजा राज प्रथम के द्वारा। राजा राज प्रथम के द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा? राजा राज प्रथम के द्वारा। राजा राज प्रथम के द्वारा बनाया गया दोस्तों। किसके द्वारा? निर्माण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो राजा राज प्रथम के द्वारा। यह स्थित कहाँ है? तो तंजावुर में। कहाँ स्थित है बृहदेश्वर की मंदिर? कहाँ स्थित है? तो तंजावुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो किसने? राजा राज प्रथम ने। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? पूछ रहा है क्या चाहिए अगला क्वेश्चन कि व्यवसायिक बैंकों का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या है? तो सिंपल याद रखिएगा दोस्तों, जो व्यवसायिक बैंक होता है उसका मुख्य कार्य क्या चीज होता है? जमा राशि का स्वीकार करना और क्या चीज? ऋण देना। यही उसका मुख्य कार्य होता है। जो व्यवसायिक बैंक होता है दोस्तों, जो व्यवसायिक बैंक होता है उसका जमा राशि को स्वीकार करना और ऋण देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए? रंपा विद्रोह दोस्तों, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1922 से 1924 तक चला था दोस्तों। रंपा विद्रोह ये कब हुआ था? 1922 से 1924 तक। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में दोस्तों ये कब हुआ? 1922 से 1924 के बीच में रंपा विद्रोह हुआ। किसके नेतृत्व में? अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है दोस्तों, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। कब से कब तक हुआ था? 1922 से 1924 तक अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा किया गया था दोस्तों नेतृत्व में। और याद रखिएगा चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए कि चंद्रबरदाई किस जाके दरबारी कवि थे दोस्तों? तो याद रखिएगा जो चंद्रबरदाई हैं वो क्या चीज दोस्तों? किस राजा के दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। किसके? पृथ्वीराज चौहान के क्या चीज? ये दरबारी कवि थे दोस्तों। और चंद्रबरदाई द्वारा एक लिखी गई पुस्तक क्या चीज है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो चंद्रबरदाई। या सिंपल याद रखिएगा दोस्तों कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई। और जो चंद्रबरदाई थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। और इससे याद रखिएगा दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में दो लड़ाई हुआ था दोस्तों, दो युद्ध हुआ था। वो दो युद्ध इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा लड़ा गया दो युद्ध याद रखिएगा। क्या चीज? तराइन का युद्ध याद रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध ये दोनों किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। याद रखिएगा दोस्तों मोहम्मद गौरी के बीच में, ये दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। और इसमें समझिएगा जो तराइन का प्रथम युद्ध था इसमें विजय कौन हुए थे? मतलब जीत किसकी हुई थी? इसमें विजय किसकी हुई थी दोस्तों? विजय किसकी हुई थी? तो किसकी? पृथ्वीराज चौहान का। याद रखिएगा दोस्तों PRC मतलब क्या चीज? पृथ्वीराज चौहान की इसमें जीत हुई थी दोस्तों। और याद रखिएगा कि दूसरा तराइन युद्ध में किसकी जीत हुई थी दोस्तों? दूसरा युद्ध में विजय कौन हुआ था? तो कौन? मोहम्मद गौरी। याद रखिएगा दोस्तों मोहम्मद गौरी था जो क्या चीज? तराइन का दूसरा युद्ध वो जीता था दोस्तों। पहला युद्ध किसने जीता था? तो
तो किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। और याद रखिएगा जो तराइन का प्रथम युद्ध था ये कब हुआ था दोस्तों, तो 1191 ईस्वी में। और जो 1191 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ तो द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1192 ईस्वी में। दोनों एक साल के डिफरेंस पर हुआ दोस्तों। क्या चीज, 1191 में कौन हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध, और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो 1192 ईस्वी में। और याद रखिएगा कि प्रथम युद्ध किसने जीता, पृथ्वीराज चौहान ने। द्वितीय युद्ध किसने जीता, तो विजय कौन, मोहम्मद गौरी ने दोस्तों, याद रखिएगा। और चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे, तो पृथ्वीराज चौहान के। और चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का नाम याद रखेगा, क्या चीज, पुस्तक का नाम क्या चीज है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे, तो कौन, चंद्रबरदाई थे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्या चीज, +i टेलीग्राम ग्रुप को, और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समान विज्ञान के वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।